I will start cell cycle and cell division. The new chapter वो हम लोग स्टार्ट करेंगे. सेल साइकिल, सेल डिवीजन, इसका वेटेज होता है नीट में नियर अबाउट 1 to 2 questions. Okay, so we will start here. तो यहां पर हम लोग टॉपिक लिखेंगे सेल साइकिल and cell division. ओके, तो सेल साइकिल का मतलब क्या है? सेल साइकिल एक पीरियोडिकल इवेंट है जिसमें क्या होगा कि एक सेल डेवलप करेगा, ग्रो करेगा एंड इसमें सिंथेसाइज होगा डीएनए. सो यहां पर हम लोग देखेंगे व्हाट इज सेल साइकिल. व्हाट डू यू मीन बाय सेल साइकिल? सेल साइकिल का मतलब क्या है? सेल साइकिल इज अ पीरियोडिकल इवेंट जिसमें क्या होता है, मेजर 2 स्टेप्स होता है. एक होता है डीएनए रेप्लिकेशन, एक होता है सेल ग्रोथ. सो देयर आर 2 इवेंट्स, सो इट्स अ cyclical, or we can say periodical event where 2 major things are happening. 2 major conditions होता है. 2 major things are happening सो 2 मेजर चीज क्या होगा इसके अंदर? इसके अंदर फर्स्ट होगा डीएनए का रेप्लिकेशन. इसमें होगा डीएनए का रेप्लिकेशन और इसमें होगा सेल का ग्रोथ. सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन. These 2 points, these 2 things are happening, that is cell growth एंड सेल में डीएनए का रेप्लिकेशन. तो ये जो सेल साइकिल है इसको हम लोग 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं. देयर आर 2 स्टेप्स इन अ सेल साइकिल, 2 मेजर स्टेप्स इन अ सेल साइकिल. सो सेल साइकिल आर ऑफ 2 टाइप्स. द स्टेप्स इन द सेल साइकिल क्या क्या है? इसके अंदर होगा लॉन्गेस्ट इंटरफेस. ओके, लॉन्गेस्ट इंटरफेस. और यहां पर होगा शॉर्टेस्ट M phase, where the M stands for mitotic, which is the shortest one.
So there is a longest phase which is considered to be the interphase and the shortest phase which is considered to be the M phase or mitotic phase. The longest phase are of three types. इसमें three steps होता है. क्या क्या होता है? इसमें होता है G1, इसमें होता है S और इसमें होता है G2. So in the NCERT, the first point which I like to mention, which is given here, कि cell division is a very important process in the every living organism. During the cell division, DNA replication and cell growth happen. ये first point हम लोग already discuss कर चुके हैं. All this process जैसे कि सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ, ये पूरा होता है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के अंदर. तो यहाँ पर देखो, अगर सेल डिवीजन, ये जो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये कोऑर्डिनेटेड मैनर है. ये कोऑर्डिनेटेड मतलब अगर प्रॉपर सेल साइकिल हो रहा है, प्रॉपर सेल डिवीजन होगा, या प्रॉपर सेल डिवीजन होगा तो प्रॉपर सेल साइकिल होगा. तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे. इसको हम लोग अगर फर्स्ट पेज में इसको हम लोग पॉइंट 1 के अंदर लिखेंगे. दिस इज कंसिडर्ड टू बी द पॉइंट 1, फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट में हम लोग ये बोल सकते हैं कि सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन इज कंप्लीटली अ कोऑर्डिनेटेड मैनर. पॉइंट नंबर 2 में हम लोग देखेंगे कि सेल साइकिल एंड cell division highly coordinated. Highly coordinated. So what is the meaning of this statement? इसको हम क्या बोलेंगे? ये जो highly coordinated term मैं यहाँ पर mention कर रही हूँ. So what is the meaning of high coordination? मतलब अगर अगर कोई डिस्टर्ब हो रहा है, any abnormalities, अगर हो रहा है इन द सेल डिवीजन, अगर कोई अबनॉर्मलिटीज हो रहा है सेल डिवीजन में तो वो सेल साइकिल को अफेक्ट करेगा. अगर कोई अबनॉर्मलिटीज सेल साइकिल में हो रहा है तो सेल डिवीजन को अफेक्ट करेगा. तो अगर एनी अबनॉर्मलिटीज हो रहा है सेल साइकिल में, सो इट अफेक्ट्स सेल डिवीजन. वाइस वर्सा, अगर कोई अबनॉर्मलिटीज सेल डिवीजन में हो रहा है, सपोज कोई अबनॉर्मलिटीज हुआ, इफ एनी फॉल्ट, इफ एनी प्रॉब्लम occur at cell division, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर सेल साइकिल के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा. सो इट गिव्स इम्पैक्ट टू सेल साइकिल. तो high coordination, they are very much interlinked with each other. So that's the point which I want to mention कि अगर कोई डिफिकल्टी सेल साइकिल में हो रहा है तो सेल डिवीजन में उसका इफेक्ट होगा. अगर कोई डिफिकल्टी सेल डिवीजन में हो रहा है तो सेल साइकिल में उसमें जरूर इफेक्ट होगा. तो इसके बाद हम लोग जाएंगे इन द थर्ड पॉइंट, दैट विल बी, इट्स गिवन लाइक थर्ड पॉइंट मींस आई एम जस्ट सीक्वेंसिंग द पॉइंट्स वन बाय वन. So it's given the sequence of the events by which the cell duplicates its genome, synthesizes the other constituents of the cell, and eventually divides into two daughter cells is termed as cell cycle. So cell cycle and cell division, ये जो coordinated manner है, तो cell cycle के अंदर क्या क्या होगा? सेल साइकिल में क्या क्या की इवेंट्स होता है? सेल साइकिल इसमें क्या क्या की इवेंट्स होता है? व्हाट आर द मेन मेजर इवेंट्स व्हिच इज अकरिंग इन द सेल साइकिल? तो इसमें मेनली जो जो मेन इवेंट होता है वो है कुछ सेल ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन. जो मेन इवेंट है वो है डीएनए रेप्लिकेशन, एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट इवेंट इज सेल ग्रोथ. सो तीनों इवेंट होता है, जैसे कि डीएनए का एम्प्लीफिकेशन या रेप्लिकेशन या डीएनए का सिंथेसिस होता है. ओके, और क्या होता है इसके साथ? सेल का वॉल्यूम बढ़ता है, सेल वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और इसके साथ और क्या होता है?
इसके साथ और क्या होता है, इसके साथ क्या होगा, सेल ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन होता है, सेल ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन होता है. सो दिस आर द इंपॉर्टेंट इवेंट्स विच इज अकरिंग इन द सेल साइकिल. अभी हम लोग देखेंगे सेल साइकिल में क्या क्या मेजर इवेंट्स होता है. सो आई विल मेक अ डायग्राम ऑन दिस बिहाफ. सो आई एम जस्ट स्विचिंग द पेज हियर. That will be in the third point. That this is the third point. So we are moving to the fourth point. Diagram which represented cell cycle. मैं एक डायग्राम यहां पर दे रही हूं जो रिप्रेजेंट कर रहा है सेल साइकिल. तो चलो एक डायग्राम यहां पर बनाते हैं. ये जो टोटल साइकिल है एक साइक्लिकल मैनर में मैं ड्रॉ कर रही हूं. इसको मैं डिवाइड कर रही हूं, ये एक हाफ और ये एक हाफ. ये जो पूरा जो ज्यादा जो अमाउंट जो एरिया है उसको हम बोल रहे हैं दिस इज कॉल्ड आई. और ये जो टोटल एरिया है इसको हम बोल रहे हैं एम. ओके. तो आई दैट इज इंटरफेस. आई स्टैंड्स फॉर, हियर आई स्टैंड्स फॉर interface and M stands for mitotic phase. ओके. नाउ ये जो टोटल जो इवेंट्स है उसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं. दिस इज G1, दिस इज S and this is G2. This is the G1, S and G2. And in between this G1, S and this thing, there is a gap. यहाँ पर एक gap होगा which is called the G0 या G0 phase. This is the G0 या G0 phase. And यहाँ पर देखो ये जो total है इसको भी मैं divide कर रही हूँ. This part is represented by prophase, metaphase, anaphase, telophase. This is prophase. This is metaphase. This is anaphase. This is telophase. These entire phases are considered to be karyokinases. Karyokinases. The splitting of the nucleus. And this part is represented by cytokinases. Okay? Karyokinases, cytokinases. And these two दोनों मिला के हो रहा है M phase. So M stands for mitotic phase and I stands for interphase. तो यहाँ पर देखो ये जो cell cycle cell division, you see that this is the G1 which is the longest phase among the interphase part. This is the moderate, okay, and this is the smallest here. So you will see that the entire cell cycle has been divided in two hubs. One is the interphase, one is the M phase. The interphase has been subdivided into G1, S and G2 and the M phase has been subdivided into karyokinases and cytokinases. So let's check this. Okay, so in the point number 5, I will give a schematic diagram, schematic representation. Phases of cell cycle, in a step, schematic.
Okay. So here we are going to discuss the schematic representation, this thing. Now you will see that the cell cycle has been subdivided in two subphases. The first one, that will be interphase, which is considered to be the longest phase among the cell cycle events. The interphase has been subdivided into G1, S, and G2. Here the G1 is considered to be growth or gap 1. Why it is called growth or gap, I will tell you in detail. A stands for synthetic phase, okay, and G2 stands for growth 2 या gap 2 phase. Okay, so why this is called the gap or growth? Growth, the cell will, the volume of the cell has been increased. And why it is called gap? Because there is no cell division या कोई division process नहीं हो रहा है या कोई जैसे कि एस फेज, इसमें एक्चुअली डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, डीएनए एम्प्लीफिकेशन, बट यहाँ पर कोई भी फॉर्मेशनल एक्टिविटी नहीं हो रहा है. फॉर दैट वी आर कंसिडरिंग हियर द गैप. सो हियर आई कैन राइट why this growth due to cellular volume increased, and why this gap, why the term gap has been given. Gap, no formation activity. For that it has been gap. Then the in phase are subdivided into two subphases: karyokinesis. What is the meaning of karyon? The splitting of न्यूक्लियस. न्यूक्लियस का स्प्लिटिंग हो रहा है, डिवीजन हो रहा है. न्यूक्लियस जो स्प्लिट हो रहा है, इसका 4 सब स्टेजेस होता है. तो न्यूक्लियस स्प्लिटिंग होता है बाय मींस ऑफ प्रोफेज, बाय मींस ऑफ मेटाफेज, बाय मींस ऑफ एनाफेज, by means of telophase. Now, the next one, that is cyto, means cell. Kinesis means to split. Okay, the splitting of cytoplasm. What is the meaning of this line? Splitting of cytoplasm. Now you will see that the cytoplasm splitting is again out of two types in terms of animals and plants, but there is no subdivision. So this is the schematic representation of the cell cycle. So now here I'm going to discuss what is given in NCERT. So in NCERT it is given the cell growth in terms of cytoplasmic increase. I have mentioned this word is a continuous process. DNA synthesis occurs only during the specific stage in the cell cycle. The replicated chromosome are then distributed to the daughter nuclei by a complex series of events during the cell division, and it's obviously a genetical control method. It's depending upon the genetic activity. If the cell having the signal, if the cell got the signal, the activity will happen. So the entire activity, you can mention it is under the genetic control. So I will write in the next page. In the point number 6, we can write cell cycle
cycle is under genetic control. It is totally driven by gene genetic activity. So it's a genetic control. Now, what is this, activity? What is the consequences of G1S and G2? So, what are the, activities? So, first, I will start with the G1. What are the activities are performing, are, involved in the G1 phase? So, here we will start G1 phase. The first thing which is happening in the G1 phase, once the cell is divided, okay, new cell enter into cell cycle at this phase. So what is happening? The first thing, what is happening here? The first thing, सेल का वॉल्यूम बढ़ेगा. सेल वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज्ड होगा. सेल का वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ जाएगा. इंक्रीज्ड होता है. सेल का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा. और क्या होगा? सेल ऑर्गेनल्स, कुछ वाइटल सेल ऑर्गेनल्स जिसका डुप्लीकेशन होगा, बट इट्स नॉट अ वेरी मेजर डुप्लीकेशन, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ फॉर्मेशन होता है, मतलब जो डिसॉल्व हो गया था सेल डिवीजन के टाइम में वो रिफॉर्म होता है. इट डजंट मीन कि कुछ न्यू फॉर्मेशन हो रहा है, उसका सिर्फ रिफॉर्मेशन होता है. और क्या होता है? द नेक्स्ट थिंग, यहां पर कुछ प्रोटीन्स, सम इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स. क्या प्रोटीन है? डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत नहीं है. प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड और क्या होता है इसमें? सेल का वॉल्यूम, जैसे कि ग्रोथ, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज को हम लोग साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज भी बोल सकते हैं. साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज ये होता है. साइटोप्लाज्म का डेंसिटी बढ़ता है, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज होता है. सो अगर हम देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी द फर्स्ट फेज जो है, मतलब जो G1 फेज है उसमें क्या क्या होता है? तो G1 फेज के अंदर होता है, इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द इंटरवल बिटवीन द माइटोसिस एंड द इनिशिएशन ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन. द G1 फेज इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूअसली ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए. तो यहाँ पर रेप्लिकेशन नहीं होता है. डीएनए का कुछ रेप्लिकेशन, कुछ नहीं, कुछ प्रोटीन्स बनता है, सेल का वॉल्यूम बढ़ता है. ये पॉइंट्स हम लोग को याद करना है. कोई भी डीएनए फॉर्मेशन वगैरह कुछ नहीं होगा. ठीक है. इसके बाद हम लोग जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट, दैट विल बी आई थिंक सो पॉइंट नंबर 7 हम लोग यहाँ पर देखेंगे. पॉइंट नंबर 8 हम लोग जाएंगे. तो पॉइंट नंबर 8 में हम लोग लिखेंगे about the synthetic phase, that is S phase. इसमें क्या क्या मतलब इवेंट्स होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंटली डीएनए का एम्प्लीफिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन. रेप्लिकेशन जिसको हम बोलेंगे सिंथेसिस, जिसको हम बोलेंगे एम्प्लीफिकेशन, जिसको हम बोलेंगे डुप्लीकेशन. बहुत सारे नाम. ओके. तो कंटेंट, मतलब डीएनए का जो कंटेंट है वो बढ़ जाएगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? डीएनए कंटेंट कैसे बढ़ रहा है? डीएनए का कंटेंट कैसे इंप्रूव हो रहा है, कैसे बढ़ रहा है? मानो ये था एक क्रोमोसोम, इसमें क्या है? एक क्रोमैटिड है, इसको हम लोग मोनैड क्रोमोसोम बोलेंगे. ओके. ये जब
एस फेज में एंटर करेगा। ये जब एस फेज में जाएगा तो क्या होगा, इसका सेंट्रोमियर सेम होगा, बट इसका जो कंटेंट है वो बढ़ रहा है। मतलब ये तब हो जाएगा डायर्ड क्रोमोसोम। डायर्ड मतलब यहां पर होगा 1C जो बढ़ के हो जाएगा 2C. The 1C has been amplified into 2C, but here you see the chromosome number remain fixed. तो ये नोट हमेशा याद रखोगे, ये नोट हमेशा याद रखोगे, the content amplified, content यहां पर इंक्रीज होगा, बट डीएनए का जो नंबर है, डीएनए का जो नंबर है या क्रोमोसोम का, डीएनए मतलब यहां पर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का जो नंबर है विच रिमेन सेम, विच रिमेन सेम, द क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। क्रोमोसोम का नंबर रिमेन सेम होगा, क्रोमोसोम का नंबर का कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा, क्रोमोसोम का कंटेंट का मॉडिफिकेशन होगा। कंटेंट मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है, देखो मैं समझाती हूं अंडर दिस पॉइंट। सपोज मेरे पास एक सेल है which is actually, suppose I have two types of cells. First, haploid cell. Haploid cell. Haploid cell मतलब ये N होगा। N मतलब जब वो G1 फेज में जाएगा तो इसमें होगा content of DNA 1C. Suppose 1C is the DNA content, DNA content, and 10 will be the chromosome number. Chromosome number. तो क्रोमोसोम नंबर क्या है, क्रोमोसोम नंबर है 10। जब वो एस फेज में जाएगा, जब वो एस फेज में जाएगा तो उसका कंटेंट हो जाएगा 2C, बट क्रोमोसोम नंबर रिमेन फिक्स, दैट विल बी 10। क्रोमोसोम नंबर का कोई चेंजेस नहीं होगा। जब वो G2 में जाएगा तो इसमें सेम होगा, मतलब 2C एंड 10। तो ये कंडीशन होगा, मतलब मैं यहां पर ऐसे लिखूंगी, राइट से तुम लोग समझ नहीं पाओगे, 2C एंड 10। दिस इज फॉर द हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। इफ आई कंसिडर द डिप्लॉइड सेल, if I consider diploid cell, that will be 2N। तो इसमें क्या होगा, G1 में सपोज कंटेंट इनिशियली 2C होगा, ओके, और इसका नंबर 10 ही रहेगा, मैं 10 ही रख रही हूँ। इसमें एस फेज में हो जाएगा 4C, द कंटेंट एंड द नंबर रिमेन सेम 10। ये 4C एंड द नंबर रिमेन सेम 10। तो दैट इज द डिफरेंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जब हम लोग जा रहे हैं सेल साइकिल, सेल डिवीजन इवेंट्स में, तो क्रोमोसोम नंबर सेल साइकिल में सेम रहेगा, बट क्रोमोसोम का जो कंटेंट है वो चेंजेस होगा, क्रोमोसोम का कंटेंट एम्पलीफाई होगा। तो क्रोमोसोम का कंटेंट एम्पलीफिकेशन कहां पर हो रहा है, ड्यूरिंग द एस फेज। और एस फेज में और एक इवेंट होगा विच इज द पॉइंट नंबर 9, सिंथेसिस ऑफ डीएनए पैकेजिंग प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ histone, histone proteins, synthesis of histone proteins। अभी देखो हिस्टोन प्रोटीन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन इज अ डीएनए पैकेजिंग, डीएनए पैकेजिंग प्रोटीन। ये डीएनए को पैकेज करने में, मतलब क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनाने में हेल्प करता है, डीएनए का मॉडिफिकेशन करता है, सो इट्स अ डीएनए पैकेजिंग प्रोटीन। सो डीएनए पैकेजिंग करता है हिस्टोन। अभी हम लोग जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट, दैट विल बी G2। तो G2 में क्या होगा, देखो एट द टाइम ऑफ G2, सो G2 फेज के अंदर जो इवेंट्स होता है, इसके अंदर कुछ सेल ऑर्गेनल्स जैसे कि क्लोरोप्लास्टिड, अगर प्लांट है तो क्लोरोप्लास्टिड
जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि गोल्जी apparatus, ये हो जाएगा फॉर्म, सिंथेसिस या डुप्लीकेशन, फॉर्मेशन या हम लोग बोल सकते हैं डुप्लीकेशन, दैट्स अ टर्म फॉर दिस। ओके, सेल का ग्रोथ होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, सेल वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और क्या होगा इसमें, टिब्यूलिन प्रोटीन, हम लोग क्लास सेल में डिस्कस किए थे, टिब्यूलिन प्रोटीन विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, माइटोटिक apparatus, तो टिब्यूलिन प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। टिब्यूलिन प्रोटीन synthesized, synthesis, to make what? To make spindle fibers. To make spindle fibers. So that's the thing which is actually the part of the cell cycle cell division. The cell cycle, the interface has been divided into three subphases, G1, S, and G2. So this G1 phase, the G1 phase, we know there will be the synthesis of the protein and the cell volumes are increased and the cell organelles are formed, but the actual amplification or the chromosomal content increase is happening during the S phase. And what about the G2 phase? G2 phase, here the tubulin proteins are synthesized, along with what is happening here, the cell volume is again increased, and the three cell organelles like the chloroplast, mitochondria, and Golgi apparatus are formed. Why these three organelles are formed at this phase? Because at this phase, these cell organelles are not dependent upon the nuclear division. So this phase is actually the phase where the rest cell organelles, which is the very semi-autonomous, which is formed at last. So Golgi apparatus, which help in the formation of rest cell organelles through membrane. So these are the events which is happening during the G1, S, and G2 phases. So I'm just giving some the questions you can do as a homework. So I will give some questions from this part, from this context, the homework. The first question, what do you mean by cell cycle? Question number 2, mention in details the three phases of cell cycle interphase in details. So we have completed the 10 points. Now, the 11th point, we will start the next point. Ki the cell cycle, cell division, the cell cycle is similar for all the species, means it's equal for all the species, or it is variable. No, it's a variable one. Variable one means इसका मतलब क्या है कि ये जो cell cycle है, ये species to species इसका duration differ होता है. ठीक है, तो ऐसे देखो, cell cycle duration is highly variable. It's highly variable. What is the meaning of this line? Why it is called highly variable? Because जैसे कि अगर एग्जाम्पल देखेंगे फॉर ह्यूमन, इसका ड्यूरेशन है 24 आवर्स, जिसमें
23 hours किसके लिए? फॉर इंटरफेस, एंड 1 hour किसके लिए? फॉर एमफेस. Okay, the next one. For east, the duration is 90 minutes. It's clearly given. So this duration of cell cycle is highly variable from one species to another species. And obviously, the cell cycle duration, if the question has come, the interphase duration is prolonged, the M-phase duration is the shortest one. Okay, so moving to the NCERT discussion, here we have already mentioned these things, and then we will going to state here few points. Ki, if I consider the S phase, what is given? The S phase marks the period during which the DNA synthesis or replication takes place. During this time, the amount of DNA per cell doubles. If the initial amount of the DNA is denoted as 2C, I have already mentioned, then it increases to 4C. However, there is no increase in the chromosome number. If the cell had the diploid or the twin number of chromosome at the G1, even after S phase, the number of the chromosomes remains same, that will be twin. For animal cell during the S phase, the DNA replication begins in the nucleus. That will be very vital point where the DNA replication starts. For animal cell, it's not mentioned for the plant cell. It's only mentioned for the animal cell. The DNA replication begins in the nucleus and the central duplication in the cytoplasm. So this point you have to mention. And during the G2 phase, the proteins are synthesized in the preparation for the mitosis while cell growth continues. So यहाँ पर मैं एक नोट करके लिख रही हूँ. According to NCERT, in animal cell, DNA replication starts at nucleus. ओके, ये स्टार्टिंग हो रहा है न्यूक्लियस में. तो इसके बाद हम लोग पॉइंट नंबर 12 में जाएंगे. तो पॉइंट नंबर 12 में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे अबाउट द एम फेज इन डिटेल, एंड एम फेज में कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस के बारे में, एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस कि हाउ द सेल विल डिवाइड कंप्लीटली. मीन्स साइटोकाइनेसिस का 2 स्टेप्स होता है. एनिमल में एक टाइप होता है, प्लांट्स में और एक डिफरेंट टाइप होता है. तो चलो हम लोग एम फेज को पॉइंट नंबर 12 में डिस्कशन करते हैं. So in the point number 12, we will discuss M phase. Prophase, metaphase, anaphase, telophase. These 4 steps are there in the karyokinesis. So in the prophase, the starting of the cell division, metaphase, anaphase, and telophase. What about the cytokinesis?
Okay. So cell plate formation for the plant and animal cell is the cleavage furrow mechanism. So cell plate formation means what? Here, this is the parental plant cell. Just I'm giving the two daughter nucleus are already developed after the karyokinesis. At the central part, there is a plate has been developed. And how the plate has been developed? Plate is actually the small pieces of the spindle apparatus, which is after the cell division, there is no requirement. So it is deposited at the middle part of the cell. This plate is grow from the inner to outer side. So we can say that the cell plate is also known as pragmoplast, pragmoplast, एंड इसका ग्रोथ का मोड क्या है? सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल mode of their splitting. The cell is divided in the centrifugal mode. What about the cleavage furrow mechanism? In case of animal cell, we have noticed the cell membrane are actually pulled inside, and this is the daughter cell nucleus, and these are pulled by this microfilaments, some filamentous structure, cytoplasmic, structure, cytoskeletal structure. So this is microfilament. This is microfilament. And this microfilament is pulled the entire cell and it starts to cleave. And the mode is from the outer to inner side, and this is called centripetal mode. Centripetal mode of cell division. So centrifugal and centripetal. Centrifugal, from the inner to outer side, the cell plate has been spread out, and centripetal means from the outside to the inner, the cell membrane has been pulled inner side and it will start to cleave. Means मैं फिर से बोल रही हूँ, there are two types of cell cytokinesis. One is the plant cell cytokinesis, one is the animal cell cytokinesis. For the plant cell cytokinesis, the cell is actually divided from the inner to outer side with the help of phragmoplast, cell plate formation. The mode of division is centrifugal. For the animal cell cytokinesis, it is the cleavage furrow. Here, the actual cell division occur means the entire cell has been divided into daughter cells with the help of microfilaments, which is actually pulling the membrane towards the inner side. And when the membrane is inner side, they're pinched off and they're released. And this is the method which is happening by the cleavage furrow mechanism. And this is the centripetal mode. Okay, so next we will start the next event of our discussion, that will be cell division. Thank you so much. So here we are going to start the next lesson of our discussion here. So in the point number 13, I like to discuss one question. So can you please tell me, it is given in the NCERT. Suppose we have studied the mitosis in the root of onion. It has 16 chromosomes. So let's study with this. Onion root. Sixteen chromosomes are there. ओके, तो अभी तुम लोग को बोलना है कि G1, S एंड G2 में क्या होगा. सो ऑनियन रूट मतलब इट्स अ सोमैटिक सेल, मतलब ये एक डिप्लॉयड सेल है, मतलब ये 2N है. So we will see that during the G1, during the S and G2, what will be the consequence? For the G1, the chromosome number remains 16, remains 16.
remain 16. But the content initially 2C, that will be 4C, that will be 4C. Suppose I'm giving the content initially at 2C, there will be 20 picogram of DNA. 20 picogram of DNA. So what will be here? That will be if the 2C is 20. So if it is 20, so obviously it's a 40 picogram. It's 40 picogram. So that will be the thing here we are going to discuss. So we have done this type of question. Then I like to discuss G0 phase in little bit detail. So we will start in the point number 14 about the topic G0 phase. The G0, which stands for quiescent, silent, resting. Quiescent का मतलब है resting. What is the meaning of resting? यहाँ पर क्या हो रहा है? No cell divisional activity. कोई divisional activity नहीं होता है. But क्या होता है? The cell remain metabolically active. It's remain metabolically एक्टिव. ये मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है. अभी देखो ये क्वेश्चन आता है कि मानो कोई सेल फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन G0 में चला गया, वो G1 या S में नहीं पहुंचा, ये G0 में रेस्टिंग फेज में चला जाता है. तो कुछ एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग के दिमाग में आता है कि कुछ प्लांट सेल्स जिसमें G0 फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, जो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए जाता है G0 फेज के अंदर, प्लांट सेल जैसे कि स्क्लेरेन काइमा. स्क्लेरेन काइमा इसको हम लोग डेड बोलते हैं. वो रिमेन G0 फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन. बट पैरेन्काइमा कॉलिनकाइमा भी G0 में रहता है. बट व्हेन दे ट्रिगर, व्हेन दे आर गेटिंग द द रिक्विजिट्स फॉर द सेल डिवीजन, दे विल एंटर अगेन at the G1 and S. If I consider for the animal cell, any example? Yes, there will be an example for this. क्या है? For the animal cell G0 for longer duration. Longer duration के लिए G0 के अंदर होगा. That will be our heart cell. Okay, that will be our nerve cell, neuron. नर्व सेल. इसलिए उसका कोई डिवीजन नहीं होता है आफ्टर द बर्थ ऑफ एन इंडिविजुअल. सो दैट विल बी द थिंग विच वी हैव मेंशन्ड इन डिटेल. नाउ वी विल स्टार्ट प्रोफेज, मेटाफेज, anaphase and telophase. That will be, we will start with the cell divisional part. So in the point number 15, I will going to start the cell division. Okay, meanwhile there is one point is also there, that will be, which is not in detail in the NCRT, but I like to mention how the cell cycle is regulated. Means what are the key factors which regulating the cell cycle continuously one phase to another phase, that will be cell cycle regulation. So the topic cell cycle regulation. Cell cycle regulation. Suppose in this cell we are dividing the two hubs, M phase and I phase. The I phase has been subdivided into G1, S and G2. Okay. So now what is happening? Suppose this is one parental cell. ये एक parent cell है. ये parent cell karyokinesis and cytokinesis के बाद, after the karyokinesis and cytokinesis, after
karyokinesis and cytokinesis, यहाँ पर दो सेल, two progenies are formed. Two progenies are formed. ओके, ये दो सेल्स फॉर्मेशन हो रहा है. ये दो सेल जब आएगा यहां पर at the G1, suppose this cell A and cell B, the cell B is remain at G0, remain at G0, तो इसका कोई डिवीजन या फर्दर कुछ भी प्रोग्रेस नहीं होगा. But when there is a cell A which is enter, तो यहां पर एक की पॉइंट होता है. मतलब not all the cells are allowed here to go from the G1 to S. Means some cells which are remain in the G0 for the longer duration, they are not getting this requisite. But some cells which are highly rapidly divisible, they can get the requisite from the G1 to S. And what are the checkpoints here? There are the checkpoint which is called the key point or the checkpoint. We can say it's also known as the checkpoint. Okay. So checkpoint here, this is the cyclin dependent kinase, CDK. The CDK, this is CDK, which stands for cyclin. It's a ATP driven process. Cyclin dependent kinase. It's a substrate. Over there, यहाँ पर बैठेगा a protein which is called G1 cyclin protein. So there is an interaction between the cyclin and CDK, and which is an ATP driven method. इसमें energy लगेगा. When the interaction is happening, when there is a interaction in between the cyclin and CDK protein, then the cell will leap from the G1 to S. मतलब सेल का लिपिंग होगा, सेल जाएगा S में. यहां पर कोई भी की पॉइंट नहीं है, देयर इज नथिंग. बट हियर अगेन अ की पॉइंट, इसमें और एक अगेन की पॉइंट है. तो फर्स्ट की पॉइंट कहां पर है? इन बिटवीन द G1 एंड S. सेकेंड की पॉइंट या चेक पॉइंट क्या है? विच इज कॉल्ड द माइनर चेक पॉइंट. ये माइनर चेक पॉइंट है. ओके, इसको हम क्या बोलेंगे? माइनर चेक पॉइंट. ये माइनर चेक पॉइंट में दो सबस्ट्रेट मतलब रिक्विजिट होगा. दिस इज अगेन CDK. ओके, इसको CDC2 भी बोला जाता है. और यहां पर होगा एक प्रोटीन विच इज द M cyclin protein. M cyclin. Okay. Actually, it's a mitotic cyclin, yeah, mitotic cyclin protein, whatever, M cyclin protein. So there are two checkpoints for the regulation of the cell cycle. So I'm just summarizing this part again. There are checkpoints. Major checkpoint and minor checkpoint. The major checkpoint means what? In the major checkpoint, there will be the interaction between G1 cyclin and CDC1 या CDK, cyclin dependent kinase. Okay, there is a transition of cell from G1 to S. And here in the minor checkpoint, there will be two factors. One is M cyclin with CDC2. Okay, there is a transition from
G2 to M. Okay, there is a transition from G2 to M. That will be the total of all about the checkpoints. स्टूडेंट है? Two students are joined. Good afternoon, everyone. Arjuman Farhat is joined. Hello. Good afternoon, ma'am. Two students I have seen in my laptop, in my monitor, that is Faiza and yes, Faiza, if you have any doubt, you can ask me. And Arjumant Farhat, if you have any doubt, please let me know. Please ask me. अगर कोई doubt है तो पूछो. नहीं मैम. Sound ठीक है मैम, करके. आप कंटिन्यू करिए। हाँ. अर्जुना, अगर आपको कभी भी डाउट रहेगा तो आप क्वेश्चन करिएगा, मैम आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है. ओके, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं तब. सेल डिवीजन इन डिटेल्स. सो टॉपिक सेल डिवीजन. The process to divide cell division means there is two steps. Karyokinesis and cytokinesis. यहाँ पर दो स्टेज होता है, दो फेजेस होता है. Karyokinesis means the splitting of the nucleus and cytokinesis is the division of the complete cell. Now, अगर हम टाइप्स देखेंगे, सेल डिवीजन का टाइप्स देखेंगे तो ये तीन टाइप का होता है. एक होता है एमाइटोसिस, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस. एमाइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस. तो अमाइटोसिस का मतलब है इसमें जो सेल डिवीजन जो होता है वो लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है, जिसमें कोई भी स्पिंडल अपैरेटस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट सेल डिवीजन बोल सकते हैं. सो एमाइटोसिस इज कंसिडर्ड टू बी डायरेक्ट cell division as no mitotic spindle are involved. और ये कहां पर देखा जाता है? It is found in the
lower organisms जैसे कि एल्गी में फर्स्ट देखा गया। Who discovered this? कौन से साइंटिस्ट इसको डिस्कवर किए थे? साइंटिस्ट रॉबर्ट रीमैक। He saw the cell division this type in the algae cell. It's a direct cell division. Direct cell का cleaving होगा, cell का splitting होगा। अभी देखो what is mitosis? Mitosis is indirect. Why indirect? Due to need of spindle fibers और इसमें और क्या होता है? इट्स अ इक्वेशनल सेल डिवीजन। इसमें कंटेंट या नंबर का कोई चेंजेस नहीं होता है। क्रोमोसोम का जो पैरेंट में होता है उसका एग्जैक्ट कॉपी ही यहाँ पर बनता है। कहां पर देखा जाता है? सोमैटिक सेल। सोमैटिक मतलब बॉडी, बॉडी cells of higher plants and animals। और ये जो साइंटिस्ट डिस्कवर किए थे दैट इज फ्लेमिंग एंड बोवेरी एंड फ्लेमिंग, तो ये जरूरत नहीं है, अगर एनसीईआरटी में होगा तो मैं देख के बोल दूंगी। अभी मियोसिस क्या है? ये भी इनडायरेक्ट तो होगा ही, क्योंकि स्पिंडल फाइबर्स यहाँ पर भी इन्वॉल्व होता है, बट इट्स अ नॉट इक्वेशनल, इट्स अ रिडक्शनल सेल डिवीजन। तो ये रिडक्शनल क्यों है? व्हाई? बिकॉज जो कंटेंट पैरेंट में होता है, पैरेंट सेल क्रोमोसोम नंबर has been reduced to daughter cells। और ये कहां पर होता है? इसका साइट क्या है? इसका साइट होगा रिप्रोडक्टिव सेल्स, जो गोनाडल सेल है जहां पर रिप्रोडक्शन होता है, हायर प्लांट्स में, हायर ऑर्गेनिज्म में, रिप्रोडक्टिव सेल्स, एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय फार्मर एंड मोरे। तो अभी देखो हम लोग फर्स्ट डिस्कशन करेंगे अबाउट द माइटोसिस, देन हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट द मियोसिस। तो लेट्स स्टार्ट विथ मी, वी विल स्टडी the mitosis part in detail. Okay, so I want to ask students, if you have any doubts you can ask me. Again I am repeating the thing, the cell division part has been divided into three sub parts. One is mitosis, which is the direct mode of cell division, which is seen in the algae by scientist Robert Rimac. There is mitosis, which is the indirect cell division, where the equational cell division it's also known as, जिसमें क्या होता है, जो पेरेंटल सेल का जो कंटेन होता है, डीएनए होता है, सेम ही डॉटर सेल्स के अंदर पाया जाता है, वो हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स के बॉडी सेल्स के अंदर वो पाया जाता है। अगर हम बोलेंगे मियोसिस, जो रिप्रोडक्टिव या गोनाडल साइट में होता है, और मियोटिक सेल डिवीजन इज अगेन द इनडायरेक्ट टाइप ऑफ सेल डिवीजन। और मियोसिस में क्या होता है, जो कंटेंट होता है पेरेंटल सेल के अंदर, मानो पेरेंटल सेल में अगर 40 क्रोमोसोम्स होता है तो डॉटर सेल्स में वो 20 हो जाता है। सो इट्स अ रिडक्शनल टाइप ऑफ सेल डिवीजन। अभी हम लोग देखेंगे इन द पॉइंट नंबर 17 द माइटोसिस इन डिटेल्स। माइटोसिस, तो माइटोसिस में पहले हम लोग देखेंगे जो कैरियोकाइनेसिस है उसमें प्रोफेज होता है। फर्स्ट फेज दैट विल बी प्रोफेज, which is followed by metaphase, which is followed by
anaphase which is followed by telophase. Okay, prophase, metaphase, anaphase, telophase. Now first prophase में क्या सिनेरियो होता है? So details of prophase. इसमें क्या होगा? इफ आई एम टेकिंग द एनिमल सेल, मैं यहां पर एक एनिमल सेल ले रही हूं जिसमें कोई सेल वॉल नहीं है. तो एनिमल सेल के अंदर हम देखेंगे कि इसमें न्यूक्लियस होता है. तो न्यूक्लियस में अगर हम देखेंगे कि प्रोफेज के अंदर ये जो न्यूक्लियस पार्ट होता है, ठीक है, न्यूक्लियस. सो दिस इज द सेल मेम्ब्रेन. This is the nuclear membrane. Okay, cell membrane and nuclear membrane. तो देखो पहले हम लोग बोल चुके हैं कि स्पिंडल एपरेटस के लिए जो सेंट्रियोल है उसका डुप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया. वो जब इंटरफेस में रहता है तभी स्टार्ट हो जाता है और उसका मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है. ये ऑलरेडी डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल है जो एस फेज में. यस, एस फेज में और एक सिग्निफिकेंट पॉइंट है, मैं यहाँ पर एड ऑन कर रही हूँ. सेंट्रियोलर डुप्लीकेशन इज आल्सो हैपनिंग ड्यूरिंग द एस फेज. यहाँ पर मैं लिख रही हूँ नोट के हिसाब से. की नोट, सेंट्रियोलर duplication occur at एस फेज. ओके, तो अभी देखो इसके अंदर ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसके अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियोलस. दैट विल बी द न्यूक्लियोलस पार्ट. यहां पर प्रेजेंट है, मानो ये अगर डिप्लॉयड सेल है तो मैं डिप्लॉयड के हिसाब से ले रही हूं, ऐसे क्रोमैटिन. वो इंटरवाइंड है, मतलब वो टैंगल्ड फॉर्म में है, एक साथ जुड़ा हुआ है, टैंगल्ड फॉर्म. तो हम लोग इसको बोल सकते हैं दिस इज द न्यूक्लियोलस एंड दिस इज द टैंगल्ड क्रोमैटिन्स. ओके, तो जब अर्ली प्रोफेज होता है, प्रोफेज का 3 सब पार्ट्स होता है. प्रोफेज में होता है अर्ली, मीट एंड लेट. तो जनरली क्या होगा, फर्स्ट फेज में मैं यहां पर ऐसे लिख रही हूं, क्रोमैटिन्स जो होता है जो टैंगल्ड फॉर्म में है, क्रोमैटिन्स आर कन्वर्टेड इनटू क्रोमोसोम्स. क्रोमैटिन क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होता है. मतलब क्रोमैटिन अगर ऐसा है टैंगल्ड फॉर्म में, तो क्रोमोसोम विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन ऐसे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर डेवलप करता है. ओके, तो ये बन गया क्रोमैटिन और ये ट्रांसफर हो रहा है क्रोमोसोम में, बट इसका प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रहा है, सिर्फ थिकनिंग हो रहा है. तो हम लोग बोल सकते हैं क्रोमोसोम इज अ अनटैंगल्ड फॉर्म. तो क्रोमोसोम का फॉर्म क्या है? अनटैंगल्ड. ये अनटैंगल्ड होता है, अनटैंगल्ड. टैंगल्ड फॉर्म कौन सा होता है? क्रोमैटिन्स आर टैंगल्ड इन नेचर. टैंगल्ड मतलब बहुत क्लमजी, एंड अनटैंगल्ड इज अनक्लमजी. इट्स अ कंप्लीटली इन अ टाइडी फॉर्म. नाउ यहां पर देखो और एक चीज जो आफ्टर द क्रोमोसोम फॉर्मेशन होगा कि ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो डिसॉल्व होना स्टार्ट होगा. मतलब ये थोड़ा थोड़ा करके यहां पर, ये थोड़ा थोड़ा करके यहां पर डिसॉल्व होना स्टार्ट होगा. ये ऐसे ऐसे करके डिसॉल्व हो रहा है. मतलब ये
टूट रहा है, डिसइंटीग्रेटेड हो रहा है। तो डिसइंटीग्रेशन यहां पर क्या होगा, देयर विल बी disintegration of what? Of nuclear membrane या envelope, जो बोलो, nuclear membrane and न्यूक्लियोलस, ये दोनों का डिसइंटीग्रेशन होगा, ये दोनों हट जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। तो मेरे पास क्या है, अभी क्रोमोसोम है जो क्रोमैटिन से बन रहा है, बट क्रोमोसोम का प्रॉपर डेवलपमेंट अभी तक बाकी है। तो हम लोग प्रोफेज से नेक्स्ट वाला पार्ट में स्विच करेंगे, दैट विल बी मेटाफेज। सो वी विल स्टार्ट द मेटाफेज पार्ट इन द नेक्स्ट पेज। I think so it is clear, so I am repeating again, the prophase is having the early, mid and late prophase. So I am not distinguishing three phases in detail, but I want to tell you what is given in NCERT. NCERT में जैसे कि first line दिया हुआ है in the prophase part, prophase, which is the first stage of karyokinesis of mitosis, follows the S and G2 phases of interphase. Okay, in the S and G2 phases, the new DNA molecules formed are not distinct and intertwined. ये जो लाइन है ना, intertwined means tangled form. Prophase is marked by the initiation of condensation of chromosomal material. The chromosomal materials become untangled, I have mentioned, during the process of chromatin condensation. The centrosome, which had undergone duplication during S phase, I have mentioned this point, of interphase, now begins to move towards the opposite pole. So what are the key events? कुल मिला के हम लोग को क्या क्या यहाँ पर पढ़ना है? The first one, chromosomal material condensation, माइटोटिक apparatus का डेवलपमेंट एंड सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन। तो इसके बाद हम लोग जाएंगे नेक्स्ट फेज में, दैट विल बी मेटाफेज। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं द टॉपिक मेटाफेज। तो अगर हम बोलेंगे मेटाफेज, मेटा सेकेंड फेज जो होगा, सेकेंड फेज जो होगा, व्हाइट इज प्रिटी बेटर, व्हाइट से लिखना सही हो। अगर हम बोलेंगे सेकेंड फेज of mitosis, that will be metaphase. मेटा, तो मेटाफेज में क्या क्या इवेंट होता है, चलो हम लोग देख लेते हैं। ये अगर सेल है, ये मैं सेल ड्रॉ कर रही हूं, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ध्यान से देखो, ये सेल मेम्ब्रेन जो है, इसके अंदर कुछ नहीं मैं ड्रॉ कर रही हूं, मैं सिर्फ क्या ड्रॉ कर रही हूं, जो क्रोमैटिन मटेरियल्स था वो क्रोमोसोम बना रहा है। मतलब ये जो क्रोमोसोम बन चुका था, लाइक ये तो क्रोमोसोम बन चुका था, इट्स ऑलरेडी फॉर्म्ड। दिस क्रोमोसोम इज नॉट कंप्लीट, अभी तक ये कंप्लीट नहीं है। ये क्रोमोसोम के साइड में, ये क्रोमोसोम के साइड में एक लेयर डेवलप होगा, और ये जो लेयर है इसका नाम होगा, इसका नाम होगा काइनेटोकोर, इसका नाम होगा काइनेटोकोर। ये जो काइनेटोकोर है, ये क्या है, एक प्रोटीन रिच डिस्क होगा, जिसका काम है अटैचमेंट साइट बनना, अटैचमेंट साइट ऑफ
ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। यहां से स्पिंडल फाइबर्स का अटैचमेंट होता है, स्पिंडल फाइबर्स जो सेंट्रियोल से फॉर्म हो रहा है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये जो मिडिल पार्ट है यहां पर क्रोमोसोम आके अलाइंड होगा लाइक दिस, यहां पर क्रोमोसोम आके अलाइंड होगा, दिस इज द अलाइनमेंट। तो ये बन गया एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर विच इज कंसिडर्ड टू बी द मेटाफेजिक प्लेट। ये जो प्लेट बन रहा है इसको हम बोलेंगे मेटाफेजिक प्लेट। ओके, अभी देखो ये जो सेंट्रियोल जो सेंट्रोमियर जो पार्ट है, यहां पर काइनेटोकोर था, काइनेटोकोर, और यहां पर है सेंट्रियोल, यहां पर है सेंट्रियोल। तो दोनों सेंट्रियोल ऐसे एडहियर होगा, कनेक्टेड होगा with the help of central mitotic. This is called the spindle fiber, central spindle fiber. इसको हम बोलेंगे central spindle fiber। और यहाँ के जो काइनेटोकोर के साथ जो एसोसिएटेड होता है स्पिंडल फाइबर, उसको हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। तो यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स एसोसिएटेड होगा ऐसे करके, लाइक दिस, ऐसे करके। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पिंडल फाइबर, इसको हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स, इसको हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स। डिसकंटिन्यूअस मतलब ये कनेक्ट पोल टू पोल नहीं है, जो पोल टू पोल कनेक्टेड है उसको हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस स्पिंडल fibers. Okay, so discontinuous spindle fiber, continuous spindle fiber. So what is the difference in between these two? ये एक स्पिंडल फाइबर जो दोनों सेंट्रियोल को कनेक्ट कर रहा है, डिसकंटिन्यूअस जो सेंट्रियोल के साथ काइनेटोकोर को कनेक्ट कर रहा है। सो दैट इज द डिफरेंस। नाउ यहां पर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगी, व्हाट इज कॉन्टिन्यूअस spindle fibers and what is discontinuous spindle fibers. Continuous and discontinuous spindle fiber. Continuous means connects pole to pole. What is the meaning of pole to pole connectivity? मतलब two polar centriolar connectivity. Okay, what about the discontinuous? Means centriole जो पोल में है, centriole at pole connects with kinetochore, जो kinetochore को कनेक्ट करेगा, which connects with kinetochore. तो अभी देखो ये जो दो स्पिंडल फाइबर्स मैं दो टाइप का बोली, अभी देखो डायग्राम में, अगर मैं डायग्राम को देखूंगी, अभी देखो डायग्राम में जो यहाँ पर जो प्लेट डेवलप हो रहा है ये कितना है, सिंगल है या डबल? देयर विल बी अ सिंगल मेटाफिजिक प्लेट। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम? द क्रोमोसोम्स रिमेन 2। ठीक है, मतलब दो क्रोमोसोम कॉन्टिन्यूअसली सेम है, कोई चेंजेस नहीं होगा। सो ऑलवेज देयर इज, ये पॉइंट याद रखोगे नोट में, at mitosis
always single metaphasic plate has formed. ओके, और याद रखोगे ये जो मेटाफेज है इस फेज को हम बोलेंगे दिस मेटाफेज also called as also called as phase of congregation. Phase of congregation. What is the meaning of phase of congregation? Means they are aligned, they are formed, they are actually forming a alignment one after another at the equational aspect. ये equational division इसलिए इसको बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो it is called equational, क्योंकि इक्वेटोरियल प्लेट बना रहा है. इक्वेशनल डिवीजन क्यों? बिकॉज इट फॉर्म इक्वेटोरियल प्लेट. इक्वेटोरियल plate. So this is all about the metaphase part. Then we will start anaphase. Hello students, here we will start the part which is the anaphase. Okay, the next part. So we will start here the topic anaphase. Anaphase. What is the meaning of anaphase? In the mitosis, anaphase is actually the splitting of the chromosome. The chromosome, the centromere part has been split off. ये divide हो जाता है, split हो जाता है. तो कैसे होता है? देखो, anaphase में क्या होता है? Movement होता है. So यहाँ पर chromosomal movement होता है. ओके, और जो एनाफेज है इसमें जो ट्रिगरिंग फैक्टर है, देयर इज अ कॉम्प्लेक्स व्हिच हेल्प इन द मूवमेंट. कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन रिच कॉम्प्लेक्स called anaphase promoting complex which involved in this movement. Okay, anaphase promoting complex which help in this movement, and obviously it's a ATP driven process. इसमें एनर्जी लगता है. इसमें क्या एनर्जी लगता है? अभी देखो, ये जो सेल है, दिस इज द एनिमल सेल. ये दो पोल में सेंट्रियोल होगा. ये है सेंट्रल या कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर, और यहां पर स्प्लिटिंग होना स्टार्ट हो गया. तो सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग से क्रोमैटिड में क्या होगा? मूवमेंट स्टार्ट होगा ऐसे, लाइक दिस. ओके, सो इसके बीच में देखो एक फाइबर डेवलप हो रहा है. ये फाइबर जो है इसको हम बोलेंगे इंटरजोनल फाइबर. इंटरजोनल फाइबर्स. ओके, ये जो इंटरजोनल फाइबर्स है इसका अगर लेंथ बढ़ रहा है तो इसका मूवमेंट, मतलब दो पोल पे क्रोमोसोम का मूवमेंट भी हो रहा है. सो इंक्रीज लेंथ ऑफ इंटरजोनल
zonal fibers also showing chromosomal movement towards their respective poles. ओके इसका लेंथ जितना बढ़ेगा उसका मूवमेंट उतना इंक्रीज होगा, मतलब उतना ज्यादा होगा। तो यहां पर हम लोग एक पॉइंट को मेंशन करेंगे जो सबसे की फीचर है, सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग। सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग होता है, सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग होता है, सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हियर। नाउ ड्यूरिंग द एनाफेसिक मूवमेंट क्रोमोसोम का डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होता है। तो हम लोग इस पॉइंट को ऐसे लिखेंगे कि द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजिकली ड्यूरिंग द एनाफेसिक मूवमेंट। एंड हमेशा याद रखोगे मेटाफेज इज द बेस्ट स्टडीड फेज वेयर वी कैन सी द मॉर्फोलॉजी, लाइक द वी कैन काउंट द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स। सो हम लोग इस पॉइंट में जाएंगे। मेटाफेज is the best studied phase of chromosome। मतलब हम लोग बोल सकते हैं at metaphase chromosome number counting is occur or possible। ओके अभी डिफरेंट मॉर्फोलॉजी क्या क्या है क्रोमोसोम का। सो मॉर्फोलॉजी of chromosomes during what? During anaphasic movement। ओके तो क्या क्या क्रोमोसोमल मॉर्फोलॉजी है, जैसे कि अगर क्रोमोसोम वी शेप्ड का हो रहा है, मतलब सेम आइसोब्रैंकियल क्रोमोसोम। ओके दोनों आर्म इक्वल लेंथ में है, आइसोब्रैंकियल क्रोमोसोम। both arms are equal in length। क्या है एग्जाम्पल? मेटासेंट्रिक। ओके लाइक दिस वी शेप्ड। अभी देखो इसका चेंजेस हो रहा है, मानो अगर लेंथ का थोड़ा चेंजेस हो रहा है लाइक दिस और लाइक दिस। ये है पी आर्म, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और ये है क्यू आर्म, अनइक्वल हेटेरोब्रैंकियल क्रोमोसोम। हेटेरोब्रैंकियल में क्या क्या आता है? हेटेरो
ब्रैंकियल, डिफरेंट लेंथ। ओके, इसमें सब मेटासेंट्रिक आता है, जो मैं ड्रॉ किए, सब मेटासेंट्रिक जो एल शेप्ड है। ओके, अगर लेंथ और भी चेंज हो रहा है लाइक दिस या लाइक दिस, इसको हम बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक। ओके, और एक है जिसमें एक आर्म सिर्फ होगा, ओके, लाइक दिस, इसको टेलोसेंट्रिक। अभी एक्रोसेंट्रिक इज जे शेप्ड, टेलोसेंट्रिक इज आई शेप्ड. So this is the different pattern, the morphology which has been changed, which has been altered during the chromosomal movement. Once we completed this part, then हम लोग एकदम end में जाएंगे, जो हम लोग बोलेंगे टेलो, the last part टेलोफेज. टेलो मतलब end, tail, last part. तो क्रोमोसोम का स्प्लिटिंग हो गया, दो पोल में क्रोमोसोम चला गया. अभी हम लोग देखेंगे टेलोफेज. तो टेलोफेज जो है, टेलोस मतलब एंड. इसमें होगा क्या, अगर मैं अर्ली टेलोफेज देखूंगी तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो मतलब अर्ली लेट दोनों में मैं लाइक एक ही साथ बोल रही हूँ, ये जो क्रोमोसोम का न्यूक्लियर जो एनवलप है वो फिर से रीऑर्गेनाइज्ड होगा, मतलब अपीयर होगा, रीऑर्गेनाइजेशन होगा, एंड न्यूक्लियोलस भी लौट आएगा. ठीक है, उसका रीऑर्गेनाइजेशन होगा, मतलब ये फिर से एकदम एक साथ जुड़ जाएगा रीऑर्गेनाइज्ड होके. एंड और क्या होगा, इसका जो क्रोमोसोमल पार्ट था, क्रोमोसोम, वो क्रोमैटिन में फिर से वो टैंगल्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये जो स्प्लिटिंग हो गया था क्रोमोसोम, मतलब हम लोग लास्ट डायग्राम में क्या देखे थे कि ये क्रोमोसोम का स्प्लिटिंग हो गया था, है ना. तो दो सेल्स बन रहा है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, दोनों अलग अलग सेल ड्रॉ नहीं करके हम लोग ऐसे, ये डायग्राम सही होगा, डायरेक्टली हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे. चलो, हम लोग डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हैं कि टेलोफेज इज एक्चुअली बिगिन करता है साइटोकाइनेसिस को भी. ओके, तो टेलोफेज का जो इवेंट्स है, टेलोफेज का जो इवेंट्स है, क्या क्या इवेंट्स है टेलोफेज के अंदर, जैसे कि क्रोमोसोम्स टर्न इनटू क्रोमैटिन्स और रीअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर membrane and nucleolus. ठीक है, ये होगा इवेंट. उसके बाद क्या हो रहा है, सेल अगर एनिमल सेल है तो इसमें क्लीवेज फॉलो मैकेनिज्म होगा लाइक दिस, ऐसे. ओके, दोनों पोल में न्यूक्लियस का डेवलपमेंट होगा लाइक दिस. यहां पर सेंट्रियोल जो है वो रहेगा, ये रिमेनिंग स्पिंडल फाइबर्स यहां पर प्रेजेंट होगा. ओके, और यहां पर न्यूक्लियोलस, यहां पर जो क्रोमैटिन है वो फिर से टैंगल्ड हो जाएगा, ये फिर से टैंगल्ड फॉर्म में आ जाएगा. तो दिस इज द फरो
क्लीवेज फाड़ो, ओके, दिस इज न्यू सेल जो डेवलप होगा, दिस इज डॉटर न्यूक्लियस, this one centriole, ओके, ये स्प्लिट हो जाएगा, अच्छा ये हो जाएगा रिमेनिंग स्पिंडल फाइबर्स, ये सेल को ऐसे क्लिफ कर देगा, क्लिफ करके दो न्यू सेल ऐसे बनेगा, सो दैट विल बी, यहां पर एक सेल से दो सेल बन रहा है, एक सेल के अंदर जो भी कंटेंट था सेम कंटेंट यहां पर होगा, ऑब्वियसली यू कीप इन माइंड यहां पर जो कंटेंट है वो क्या है 1C, ठीक है 1C है, 1C अगर ये डिप्लॉयड सेल होगा तो ये 2C होगा, अगर ये हैप्लॉयड होगा तो 1C, अगर ये डिप्लॉयड होगा मतलब तब 2C हो जाएगा, ठीक है, तो ये होगा, ठीक है, तो G1 में 1C remain at the A space 2C and in case of diploid cell 2C becomes 4C. So that is the ending of the mitosis part. So let's study क्या NCERT में है। तो मैं थोड़ा मेटाफेज के बारे में जो दिया हुआ है मैं बोल रही हूँ, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। Spindle fibers attached to kinetochores of the chromosome. The first point under the metaphase, chromosomes are moved to the spindle equator and get aligned along the metaphase plate through spindle fibers to both poles. For the anaphase, what is given here, centromere splits and chromatids separate. Chromatids move to the opposite pole. The diagrams all are given in the NCERT. Under the telophase, the chromosomes cluster. ओके क्रोमोसोम्स जो फॉर्मेशन हुआ उसका क्लस्टर हो जाएगा, फिर से उसमें वाटर ऐड होगा तो वो एक ग्लूमी अपीयरेंस देगा at opposite spindle poles and their identity is lost as a discrete element, मतलब फिर से हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑलरेडी वो डीवी हो गया, ग्लूमी हो गया, हम लोग क्लैरिटी वहां पर चला जाएगा। न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप्स अराउंड द क्रोमोसोम, हम लोग मेंशन किए एट ईच पोल फॉर्मिंग द टू डॉटर न्यूक्लियाई। न्यूक्लियोलस और जो रेस्ट जो पार्ट था जो डिसॉल्व हो गया था, न्यूक्लियोलस गोल्जी एपरेटस मींस गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का रिफॉर्मेशन होगा। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं साइटोकाइनेसिस के बारे में, तो हम लोग थोड़ा माइटोसिस का सिग्निफिकेंट यहाँ पर जो जो सिग्निफिकेंट कैरेक्टर है, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो चलो स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस दिस थिंग, माइटोसिस सिग्निफिकेंस। तो सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस में जो फर्स्ट पॉइंट आता है कि माइटोसिस हमेशा सेल्यूलर रीजनरेशन, रिपेयर, डैमेज ये सब को मॉडिफाई करता है, तो हम लोग बोल सकते हैं सेल्यूलर सेल रीजनरेशन एंड रिपेयर, ये एक काम है, द फर्स्ट पॉइंट। नंबर 2, ये हमेशा एक सिंगल जाइगोट, एक सिंगल सेल जाइगोट वहां से माइटोसिस होके, वहां से माइटोसिस होके बनेगा 6 into 10 to the power 12 सेल्स, मतलब एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बेबी, न्यूली फॉर्म ह्यूमन बेबी जिसमें इतना सेल्स होता है एक सेल से,
तो माइटोसिस से जो बन रहा है इनिशियली, माइटोसिस जो है मतलब अगर हम बोलेंगे जाइगोट से इनिशियल स्टेजेस में सिर्फ और सिर्फ एम्फेज एंड एस्फेज होता है. लेटर ऑन व्हेन इट ग्रोज देयर विल बी ऑल द फेजेस विल बी एट लाइक G1 is G2 and this thing, but it's not very much in detail, so it's not required. Number 3, पार्थेनोजेनेसिस में हेल्प करता है. पार्थेनोजेनेसिस मतलब विदाउट गैमेट फॉर्मेशन अगर मतलब बर्थ हो रहा है, मतलब प्रोजेनी फॉर्म्ड, प्रोजेनीज आर फॉर्म्ड विदाउट गैमेट जनरेशन, विदाउट गैमेट्स फॉर्मेशन. तो ये पार्थेनोजेनेसिस क्या है? फॉर द प्लांट इट इज कॉल्ड द पार्थेनोकार्पी. फॉर प्लांट्स सीडलेस फ्रूट्स फॉर्मेशन होता है. इस प्रोसेस को हम बोलेंगे पार्थिनोकार्पी. ठीक है. तो यहाँ पर एक प्रोसेस जो एनसीईआरटी में है, हैप्लोडिप्लॉइडी लाइफ साइकिल. हैप्लोडिप्लॉइडी लाइफ साइकिल. हैप्लोडिप्लॉइडी जो लाइफ साइकिल होता है वो हनी बी में देखा जाता है. ओके, ये एक पार्थिनोजेनेसिस का एग्जांपल है. कैसे? जैसे कि एक सेल जो हनी बी का है हैप्लॉइड, उससे डायरेक्टली माइटोसिस प्रोसेस में देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ मेल ड्रोन्स. मेल हनी बी बनता है जिसको हम बोलेंगे ड्रोन्स. ठीक है, वो भी हैप्लॉइड होता है. बट एक अगर स्पर्म से या मेल पार्ट से अगर फ्यूजन होगा तो उससे बनता है जाइगोट. तो ये एक डिप्लॉइड लाइफ साइकिल हुआ, ये एक हैप्लॉइड लाइफ साइकिल. ये हैप्लॉइड एंटिटी, ये डिप्लॉइड एंटिटी. इस जाइगोट का दो फेट होता है. एक बनता है, एक में क्वीन बनता है और एक में बनता है स्टेराइल वर्कर बेस. तो ये भी डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है. तो ये है एक एग्जांपल है हैप्लोडिप्लॉइडी प्रोसेस, हैप्लोडिप्लॉइडी लाइफ साइकिल का. So this is all about the significance of the mitosis. Then I will start the meiosis part. So here in the meiosis part, what we are going to study, and before that I like to discuss what is given in the NCERT about the significance of mitosis. So mitosis or the equational division is usually restricted to the diploid cells only. Okay, but in some lower plants, haploid cell के अंदर भी ये होगा. In some social insects, haploid cells also divide. जैसे कि मैं example दिखाई. It is very essential to understand the significance of the division in the life of an organism. So mitosis जो life cycle मतलब जो honeybee life cycle में mitosis के involvement है. और माइटोसिस कब ट्रिगर होता है? व्हेन द माइटोसिस विल ट्रिगर, सपोज न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म का जो रेशियो है अगर वो डिस्टर्ब्ड होता है, अगर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो का कोई भी चेंजेस होगा तो माइटोसिस प्रोमोट होता है. तो ये पार्ट एक बार लिख लो. यहां पर हम लोग बोलेंगे डिस्टर्बेंस और abnormalities in nucleocytoplasmic
ratio induce mitosis. It causes mitosis, induce mitosis. कुछ माइटोटिक इंड्यूसर्स होता है. सम माइटोटिक इंड्यूसर्स. कौन कौन, क्या क्या? सब माइटोटिक इंड्यूसर्स. जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कोकोनट मिल्क, जैसे कि हम बोल सकते हैं ईस्ट एक्सट्रैक्ट. ये सब माइटोसिस को इंड्यूस करता है. ओके. और हम लोग बोल सकते हैं जैसे कि ह्यूमन इंसुलिन, इंसुलिन इज ऑल्सो माइटोटिक, माइटोसिस को प्रमोट करता है. देयर इज अ टर्म विच इज कॉल्ड पॉलीप्लॉइडी. पॉलीप्लॉइडीज मतलब स्पिंडल एपरेटस नहीं होगा, स्पिंडल एपरेटस यहां पर नहीं होगा, बट कंटेंट ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज होगा, बढ़ेगा. कंटेंट ऑफ क्रोमोसोम बढ़ेगा. दिस इज कॉल्ड पॉलीप्लॉइडी कंडीशन. पॉलीप्लॉइडी को इंड्यूस करता है कॉल्चिसिन केमिकल. कॉल्चिसिन केमिकल. कॉल्चिसिन कहां से मिलता है? कॉल्चिकम ऑटमनल. कॉल्चिसिन से ये केमिकल कॉल्चिसिन विच इंड्यूस द पॉलीप्लॉइडी. इसको हम लोग माइटोटिक पॉइजन भी बोल सकते हैं. व्हाई? बिकॉज इट एडेस्ट स्पिंडल फाइबर. इसको मैं माइटोटिक पॉइजन भी बोल सकती हूँ क्योंकि ये स्पिंडल फाइबर को एडेस्ट करता है, स्पिंडल फाइबर को होने से रोकता है. So this all are the mitotic stimulators and mitotic inhibitors, mitotic poison. So next हम लोग start करेंगे meiosis. तो चलो हम लोग start करते हैं topic meiosis. Meiosis, the first point is reductional division, as we know. Okay. The next one, occur. कहाँ पर occurrence है? We already knew gonads. Gonadal cell. Gonadal और reproductive. जहाँ पर reproduction होता है. Reproductive cells. अभी देखो, ये जो मियोसिस है ये दो फेज होता है, टू फेजेस मियोसिस के अंदर होता है. एक मियोसिस 1, एक मियोसिस 2. देखो, एक्चुअल रिडक्शन जहां पर कंटेंट या क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस होता है, एक्चुअल रिडक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअल रिडक्शन? जहां पर कंटेंट एंड क्रोमोसोम नंबर got reduced. Okay, this is called the actual reduction. और जो कहां पर होगा एक्चुअल रिडक्शन होगा? एक्चुअल रिडक्शन होगा मियोसिस 1 में. ओके. एंड मियोसिस 2 इज सिमिलर टू माइटोसिस. ये एकदम सिमिलर है माइटोसिस से. मियोसिस 2 एंड माइटोसिस सिमिलर काम करता है, दे आर सिमिलर विद द माइटोसिस. नाउ मियोसिस 1 मैं पहले एक्सप्लेन करूंगी. देखो, टॉपिक मियोसिस 1. देखो, मियोसिस 1 मैं आज मियोसिस 1 के सिर्फ प्रोफेज को एक्सप्लेन करूंगी. वी विल कंटिन्यू द रेस्ट पार्ट इन द नेक्स्ट क्लास. सो प्रोफेज हम लोग स्टार्ट करेंगे. प्रोफेज में जो सब फेजेस है वो हम लोग देखेंगे. तो मियोसिस 1 में क्या क्या होता है? प्रोफेज 1, जो लॉन्गेस्ट फेज है, which is subdivided
इसके अंदर होता है लेप्टोटिन, इसके अंदर होता है जाइगोटिन, पैकाइटिन, डिप्लोटिन and diakinesis. Okay, which is followed by metaphase 2, metaphase 1, sorry, metaphase 1, which is followed by anaphase 1, which is considered to be actual reduction, which is followed by telophase 1. Okay, and then इसके बाद यहाँ पर होगा साइटोकाइनेसिस 1. यहाँ पर एक गैप होगा इंट्रामियोटिक गैप या interkinesis, which is followed by prophase 2. इस पे कोई भी सब डिविजन नहीं है. मेटाफेज 2, एनाफेज 2, which is similar to mitosis, followed by telophase 2, followed by cytokinesis 2. तो ये टोटल चॉकआउट है. मियोसिस में हम लोग पहले देखेंगे प्रोफेज 1. प्रोफेज 1 में 5 सब डिविजन्स होता है, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन, डिप्लोटिन एंड डायकाइनेसिस, which is followed by मेटाफेज 1, which is followed by एक्चुअल रिडक्शन, जहां पर एक्चुअल रिडक्शन नंबर भी रिड्यूस्ड होता है क्रोमोसोम का, एनाफेज 1, देन टेलोफेज 1. When telophase 1 has completed, जो एक सेल था पेरेंटल सेल, वो डिवाइड होके 2 सेल बनेगा. वो 2 सेल जो है वो ईच सेल में होगा प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2, which is followed by cytokinesis 2. So ये टोटल जो समरी है मियोसिस का, हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट क्लास में जाएंगे. मियोसिस we will complete in the next class. Thank you so much.